इस वीडियो का टॉपिक है मेटल कार्बोनाइल्स या मेटालिक कार्बोनाइल्स। तो धातु कार्बोनिल क्या होते हैं? मेटालिक कार्बोनाइल्स धात्विक अथवा धातु कार्बोनिल। पॉइंट नंबर 1, धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के यौगिकों को धात्विक या धातु कार्बोनिल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड हो, जिसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हो, ये जो अणु है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का जो अणु है, ये एक अति उत्तम लिगेंड है। एक उत्तम लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। और अधिकांश संक्रमण धातुओं के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। और अधिकांश संक्रमण ट्रांजिशन मेटल संक्रमण धातुओं के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तीसरा, प्रभावी परमाणुविक संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसका आगे हम उल्लेख करेंगे। क्या है ये? प्रभावी परमाणुवीय संख्या या परमाणुविक संख्या, जिसको हम EAN नियम की अनुपालना में प्रभावी परमाणुविक संख्या नियम की अनुपालना में कोई धातु ये कोई की जगह कई होना चाहिए, कई धातु परमाणु CO कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं के साथ संयोग करते हैं। देखिए, है क्या? सिंपल धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड की यौगिक है। दूसरा चीज के कार्बोनिल जो ग्रुप है, CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो अणु है, ये एक अच्छा लिगेंड है और मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मोस्टली के साथ में। और तीसरी चीज की क्यों बनाता है, इनके बनने का कारण क्या है कि ऐसा करने से ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की अनुपालना कर लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक चार्ज नहीं है, इसलिए
इन धातु कार्बोनिलों की एक विशेषता यह है, इसलिए इन धातु कार्बोनिलों की एक विशेषता यह है कि ये धातुओं की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था उसमें भी अधिकांशतः शून्य, इससे ज्यादा न्यूनतम तो हो ही नहीं सकती, अधिकांशतः शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में बनते हैं। मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं और सीओ के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, तो मेटल के चाहे एक्स एटम हो और सीओ के चाहे वाई मॉलिक्यूल्स हो, इन मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ये विशेषता यह है कि ये धातुओं की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें धातु के ऊपर कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आता है, ये मेटल कार्बोनिल्स के बारे में संक्षिप्त में 4 पॉइंट्स थे। अब आता है कि भाई इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना एवं बंधन की प्रकृति, MCO बंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ MCO बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। तो इनके स्ट्रक्चर को लेके 2 तरह के रूल्स हैं। पहला कहलाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि प्रभावी परमाणु संख्या की अनुपालना में धातु परमाणु कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं के साथ में संयोग करते हैं। तो ये EAN रूल क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। प्रभावी परमाणुविक संख्या या परमाणु संख्या। हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु संख्या क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको याद हो तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो भी यही कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है। तो परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर। और एक उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो पर्टिकुलरली हम मेटल कार्बोनाइल्स को समझने के लिए काम में लेते हैं, तो इसके लिए पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि संक्रमण धातुओं के परमाणु या आयन, ट्रांजिशन मेटल के परमाणु या आयन किसी दाता अणुओं द्वारा, किसी कोई भी हो सकता है, दाता अणु होना चाहिए। यहां दाता से मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो। किसी दाता अणुओं द्वारा इतने इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है, ग्रहण करते हैं, जिससे कि उनकी प्रभावी परमाणु संख्या का मान, जिससे कि उनकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाए, आइडियल गैस के
समान हो जाए। ये तो है रूल कि संक्रमण धातु क्या करते हैं कि जो भी डोनर एटम्स हैं, डोनर मॉलिक्यूल्स हैं, डोनर लिगेंड्स हैं, उनसे इतने इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं कि उनकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाए। ये तो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इटसेल्फ क्या है, वास्तव में EAN है क्या है? तो EAN का मतलब जो है कि संक्रमण धातु परमाणु के घेरे में, संक्रमण धातु परमाणु के घेरे में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व है? संक्रमण धातु परमाणु के घेरे में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व है? यह संख्या प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक स्टेटमेंट कि परमाणु इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है कि धातु परमाणु के घेरे में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसको कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट नंबर 3 कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को परिकलित करने के लिए उस धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, मतलब उसमें जो पहले से ही मौजूद है उस धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, कॉमा, उपसहसंयोजक बंध द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को, उपसहसंयोजक बंध द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। कब जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ देते हैं? टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, प्रभावी परमाणु संख्या को परिकलित करने के लिए धातु में पहले से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उस संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं उनको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये भी बात हुई आपके स्टेटमेंट की। तो मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है? धात्विक कार्बोनिलों में या धातु कार्बोनिलों में के बनते समय एक जो कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु है, एक CO अणु इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये लिगेंड है, एक युग्म प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्म, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, केंद्रीय धातु आयन को देकर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को देकर एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है।
ठीक है। और फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई एक सीओ जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, तो कुल कितने उसमें अणु मेटल के साथ में जुड़े हुए हैं, एक धातु परमाणु के साथ में कितने सीओ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। एक सेंटर या केंद्रीय सेंट्रल मेटल कितने सीओ पर अणुओं द्वारा घिरा है ना, उसकी संख्या को 2 से गुणा कर दो और मेटल के अंदर पहले से जितने इलेक्ट्रॉन है उनको उसमें जोड़ दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, EAN आ जाएगा। एक केंद्रीय धातु परमाणु सीओ अणुओं द्वारा इतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। कितने करता है कि इतने इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है, जिससे उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाए, नियरेस्ट इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट हो जाए। एक केंद्रीय परमाणु या आयन कितने सीओ अणुओं द्वारा, कितने नहीं है यहां पे, सीओ अणुओं द्वारा इतने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन सीओ अणुओं द्वारा इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट हो जाए। इसको मैं 2 तरीके से समझाता हूं आपको। पहला तो एक टेबल के फॉर्म में और दूसरा एक फॉर्मूले से। टेबल क्या है, सीरियल नंबर, फिर देखिए आप धातु कार्बोनिल, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या CO से ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फिर आपके मेटल की परमाणु संख्या, मतलब उसमें पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर आपके मेटल का EAN, धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और फिर आपके ये जो नियम बनाए वो किस लिए बनाए कि निकटतम उत्कृष्ट गैस कौन सी है, निकटतम उत्कृष्ट गैस, और ब्रैकेट में हम उसका परमाणु संख्या लिख रहे हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल NiCO4, 4 हैं ये CO, तो 4 × 2, कुल CO से ग्रहण के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। निकल का खुद का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो कितना है, 28 है, यानी कि इसमें 28 प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 28 + 8 कुल कितना हो गया, 36। धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस धातु के EAN को परिकलित करने के लिए क्या करते हैं, उस धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उपसहसंयोजक बंध द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध से कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8, और धातु में खुद में कितने थे, 28, जोड़ दिए तो कुल कितने हो गए, 36। और निकटतम इनर्ट गैस कौन सी हो गई, क्रिप्टॉन, जिसके के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक कितना है, 36। दूसरा एग्जांपल FeCO5, 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। आयरन का खुद का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक है उसका 26। तो 26 में लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10, कितने हो गए, 36। ये भी किसके बराबर हो गया, क्रिप्टॉन के। अलग एग्जांपल लेते हैं, क्रिप्टॉन के 2 एग्जांपल बहुत हैं। फिर देखिए एक मॉलिब्डेनम लेते हैं अपन, मॉलिब्डेनम CO6,
6 लिगेंड, हर एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन आए। मॉलिब्डेनम में खुद में कितने इलेक्ट्रॉन है? 42, तो 42 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 54। 54 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ज़ीनॉन का। और एग्जांपल देखते हैं। निकटतम इनर्ट गैस टंगस्टन, CO6, 6 इंटू 2, कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? लिगेंड से 12। टंगस्टन का खुद का क्या है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 74। तो 12 प्लस 74 इज इक्वल टू 86। कुल कितना हो गया? 86, जो कि नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। तो ये तो हुआ एक तरीका। एक और तरीका जो है, जो पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ रखा है, वो सिंपल सा तरीका है कि EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। जहां EAN इज इक्वल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, किसका? मेटल का। X क्या है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि यहां पे मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर MCO होल X के अंदर सामान्यतः 0 होती है। धातु कार्बोनिलों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 होती है। हम बात मेटल कार्बोनिल्स की कर रहे हैं। Y इज इक्वल टू होता है 2N, जहां N जो है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं की संख्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो CrCO होल 6 में आपको कह दिया जाए क्रोमियम का EAN ज्ञात करो। क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट EAN ऑफ क्रोमियम इन CrCO होल 6। तो अब इसमें EAN फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? EAN क्रोमियम इज इक्वल टू Z, क्रोमियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना हो गया आपके? 24, Z फॉर क्रोमियम 24। ठीक है, EAN Z माइनस एक्स, मेटल कार्बोनिल्स के अंदर धातु की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, तो Z X इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू Y इज इक्वल टू 2 इन फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड। ये सब चीज हम किसके लिए करें? मेटल कार्बोनाइल्स के लिए करें। अलग अलग स्थिति में ये N की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड के Y इज इक्वल टू 2N, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2N ही हो, दिस इज फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड जैसा कि कार्बोनिल है। तो 2 इंटू N इज इक्वल टू यहां कितना है? N इज इक्वल टू 6, तो 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। सो दिस इज अनदर वे टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो ये तो ही बात मेटल कार्बोनिल्स की। एक और प्रॉब्लम भी आती है कि जिसमें मेटल्स की संख्या ज्यादा हो, बहुनाभिकीय मेटल कार्बोनिल्स के अंदर, है ना, हम क्या करते हैं? प्रति धातु परमाणु, बस ये अंडरलाइन कर लेना, प्रति धातु परमाणु हम EAN की गणना करते हैं। एग्जाम्पल देखो, Fe2CO होल 9, तो इसमें पॉइंट नंबर 1, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। अब इसमें लिगेंड कितने हैं? कार्बोनिल कितने हैं? 9 है, और मेटल कितने हैं? 2 हैं। तो प्रति धातु परमाणु CO की संख्या कितनी हो गई? 9/2। 9/2 क्या है? प्रति Fe परमाणु CO की संख्या। ठीक है,
अब CO की संख्या ये हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 9/2 इंटू 2, क्योंकि हर एक CO से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये हो गई 9। फिर आपका फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि मेटल बहुनाभिकी जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। बहुनाभिकी मतलब M तो कम से कम 2 हो ही गया, है ना, तो ये आपस में जुड़े रहते हैं Fe-Fe। तो इसमें Fe-Fe बंध के कारण, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बंध के कारण प्रत्येक परमाणु के पास, प्रत्येक धातु परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। कारण प्रत्येक धातु के पास एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो यहां En कितना हो जाएगा 26 प्लस 9 प्लस Fe से जो बॉन्ड है इनके बीच में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनका हो गया, एक इसकी हो गई, एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 26 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 36। सो EAN ऑफ iron in this also 36. So these are the ways of calculating EAN. लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये जो EAN वाला नियम है, यह नियम केवल उन धातुओं के, यह नियम केवल उन धातुओं के कार्बोनिलों पर लागू होता है इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यह नियम केवल उन धातुओं के कार्बोनिलों पर लागू होता है जिनमें या जिनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, सम संख्या हो, इवन नंबर। ऑड नंबर वालों पे ये लागू नहीं होता। सो दिस इज फर्स्ट रूल which is called EAN rule. In our next video, we will discuss 18 electron rule. Thank you.